बधाई हो, हम दुनिया के सेठ हैं। कुछ दिन पहले नया इंडिया में हमारे यहाँ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने एक अच्छा और पॉजिटिव जुमला लिखा। भारत ब्रिटेन से बड़ा सेठ बना, मगर हम ब्रिटेन से ही अपने आप को क्यों अधिक बड़ा सेठ माने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। याद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर सुनकर कितने खुश हुए। उन्होंने कहा, द प्लेजर ऑफ सरपासिंग ब्रिटेन which ruled over India for 250 years supersedes the mere statistics of improved rankings. It's special. उनके बाद भला भारत के बिलियनर्स कैसे पीछे रहते? महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा ने कहा, The law of karma works. सवाल है, ये कर्मा किसका? भारत के 140 करोड़ लोगों का या अदानी, अंबानी, टाटा, जिंदल जैसे इंडियन बिलियनर्स का? नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। हम और आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि भारत के सेठ गौतम अदानी दुनिया के नंबर 1 सेठ हो रहे हैं। वे एशिया के नंबर 1 सेठ बन चुके हैं। चाइना और जापान के टॉप बिलियनर्स को पछाड़ चुके हैं। जल्द ही वे अमेरिका के नंबर 2 सेठ अमेज़न बॉस जेफ बीजोस को भी पीछे कर देंगे। उसके बाद टेस्ला के एलन मस्क जिस दिन अदानी से पिछड़ेगा, तब उस दिन भारत में हम क्या सोचेंगे? उस दिन गौतम अदानी के विश्व सेठ बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? तो एक मुद्दा है भारत और गौतम अदानी दोनों में पहले कौन वर्ल्ड सेठ बनता है। मगर इस तरीके क्यों सोचें? यह क्यों ना माने कि भारत की इकोनॉमी और अडानी अंबानी जैसे खरबपतियों की नेट वर्थ को जोड़कर भारत दुनिया को बता दे कि वह पहले से ही दुनिया का नंबर 1 अमीर है। भारत की इकोनॉमी 855 अरब डॉलर की है। ऑन द अदर साइड गौतम अदानी की नेटवर्थ 143 अरब डॉलर की बताते हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 94 अरब डॉलर। इन दो के साथ टाटा ग्रुप, जिंदल ग्रुप जैसे भारत के 10 सेठों के यदि टोटल नेटवर्थ का जोड़ करें तो भारत के ये बिलियनर्स भारत की कुल 855 अरब डॉलर की इकोनॉमी से तो ज़्यादा ही बड़ी हैसियत के होंगे। तब दोनों के 1 और 1 11 के कर्मों का टोटल क्या हमारी दुनिया का नंबर 1 सेठ होना नहीं है? एंड या, यू माइट नॉट एग्री विद दिस मुंगेरी लाल सपना, पर आपको पता है कि भारत और उसकी सरकार से ज़्यादा बड़ी हैसियत बिलियनर्स की हो गई है। सरकार नहीं, बिलियनर्स ने बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के प्लान बनाए हुए हैं। ताज़ा खबर है कि दी अडानी, अंबानी, टाटा एंड JSW, these 4 firms alone plan to invest more than $250 billion over the next 5 to 8 years. It's a mind-boggling figure. 140 करोड़ लोगों की भारत की इकोनॉमी की साइज 855 बिलियन डॉलर, तो वहीं इंडिया के टॉप 10 सेठों की उससे अधिक नेटवर्थ और इन्वेस्टमेंट प्लान। इसलिए when भारत के और भारत के बिलियनर्स के वर्ल्ड के टॉप सेठ बनने की खबर had swept India into a mood of jubilation, तो हैरानी नहीं हुई थी। The celebratory, the mocking, the ha-ha jeering kind of posts and dons all over social media, making the butt of the joke on Bechara Britain. When they were getting their 3rd prime minister in 6 years, the latest economic figures were indeed very startling, shocking, stunning. Pick any synonyms, but numbers do not lie, they say. Or we still believe so. और बढ़िया है, उसके बाद IMF ने भी कह दिया कि soon India will surpass Germany and Japan and by 2030 will be on the 3rd place behind United States of America and China. मगर क्या भारत के हम लोगों को पता है कि अदानी, अंबानी दुनिया में क्या और कितना काम करते हुए हैं? इनकी नेटवर्थ अपने घर की भीड़ से है और 140 लोगों की भीड़ बेचारी का ये कर्म फल है जो वह महीने में पर कैपिटा 3000 रुपये भी नहीं कमाती। ब्रिटेन की 7 करोड़ लोगों की आबादी में हर नागरिक साल में $47,000 कमाता है, वहीं भारत में केवल $2,500। International Monetary Fund now estimates that the number for India will go up to around $3,000, which is around 3 lakh by 2027. India's GDP is at $2,500 US, while Britain is at $47,000 US.
तभी भारत के दुनिया के नंबर 5 सेठ बनने और भारतीय सेठों के दुनिया के टॉप सेठ होने का आम आदमी के लिए तो जीरो मतलब है। If Indian economy was indeed growing to become the 5th in the world, shouldn't you and I be reaping and munching on those benefits? Shouldn't our life have gotten simpler, easier, rather than meeker? Our cityscape should have been less populated with hordes of beggars tapping on our window pane from 7 Lok Kalyan Marg to Vasant Vihar. फिर आप गांव देहात कहीं चले जाएं, आम आदमी वैसे ही नमक आटे और तेल जैसी छोटी छोटी चीज़ों की महंगाई की शिकायत वैसे ही करता मिलेगा जैसे पहले करता था। आम आदमी is still crying over the rising costs of oil and anaj more now than ever. A lady who comes to her house for occasional work keeps highlighting, 10 years back I could manage my house rent, the kids and keep a meager saving in 10,000 rupees. पर आज तो 20,000 रुपए भी बहुत कम पड़ रहे हैं। Yes, poverty is still very rampant and our infrastructure weak. The unemployment rate is shooting up to 8.3%, the highest compared to the rates in the past 12 months. The costs are rising, that is inflation. And despite the high GDP, India becoming 5th in the world, the income level is still shoddy. तभी सभी तरफ लोगों की खरीदारी गिरती हुई है। People have stopped spending. आपको पता है 58 to 60% of the GDP of India is on account of consumption, and to sustain even a 7% of GDP growth rate will be impossible unless the Indian consumer, that is you and I, spend liberally. And we consumers, you and I, have stopped spending liberally. आजकल कहाँ विंडो शॉपिंग होती है। पहले कभी भी मार्केट जाते थे या बाहर निकलते थे तो कभी एक कुर्ता, टी शर्ट, शू, बैग कुछ भी खरीद लेते थे। अब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ ही लेते हैं, उसमें भी नाप तोल करते हैं कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है। There was a survey done recently by Sea Voter where they had asked Indians if they had actually gone on a summer vacation this year. And you will be surprised. Less than 20% of the respondents said that they had taken a vacation, while more than 80% said that they had not. क्या दिन आ गए हैं? First, after 2 years of isolation, sitting in the same spot of the same couch, we Indians couldn't afford to take a summer vacation to the exotic mountains or the lustrous beaches of our country. And foreign travel तो भूल ही जाएं। अच्छे दिन are clearly not here. एक तो ऑलरेडी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा, उसके ऊपर अपन लोगों को महंगाई की डस्ट, स्पेशली ये डस्ट व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज क्लॉक्ड एट अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8.7% एंड हैव सरपास्ड यूके's इकोनॉमी. Phone, TV, fridge, furniture, clothes, shoes, cars, etc., etc. The reality check is that the consumers have stopped buying. They have stopped spending. And they cannot buy. For there are 3 reasons. First, there has been no rise in income. पहले कुछ साल से एक ही इनकम पर काफ़ी लोग अटके हुए हैं. दूसरा, इससे हम जॉब्स भी नहीं चेंज कर पाए because there are no jobs. And third, bloody on every single item, the tax is no less than 18%. Then why spend, we feel? Why not let's save it for the rainy day when cats and dogs will be fleshing on each other? इसलिए सिंपल मौजूदा फंडा है, if consumers really do not spend, there is simply no way for GDP to grow at 7%. तभी सोचे कि if on a larger canvas, Indian economy has overtaken the UK economy, does this truly mean India has become अमीर? भारत और उसके बिलियनर्स की अमीरी 140 करोड़ लोगों के लिए क्या मतलब रखती है? और जहाँ तक UK वर्सेस इंडिया की बात है, UK despite having an economy dip of 0.1% is still a high income country, while India at present is a low income country. And it will take a decade or so, as said by both Bibek Debaroy and the IMF, for India to reach the cusp of becoming an upper middle income country. फिर there is a population. Let's not forget we are a country of increasing population. While the UK population is only 7 crore? The unemployment rate there fell to 3.6% in the 3 months to July,
whereas ours, it was 8.3%. So really, where are we heading? Maximum Indians today are not happy with the dispirited standard of living. Daily wage workers, along with small traders and farmers, account for 60% of the total employment. And these daily wage laborers, in a recent survey by National Crime Record Bureau, said have also committed more suicide, around 42,000 last year. Yes, there are some economists who are optimistic and they are celebrating, but there are also many who feel pessimistic due to the excessive corporate power of the two men, Adani and Ambani particularly. Monopoly is clearly weaning towards oligarchy, and then us par cronyism. India seems to be becoming Russia in its character. इसलिए बढ़िया तो है सुनने में कि हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, हमारे बिलियनर्स दुनिया के टॉप बिलियनर्स बन रहे, लेकिन इन बातों ऐसे पीआर में जो रियलिटी है उसे भूले नहीं, और प्रधानमंत्री व सरकार तो बिल्कुल रियलिटी को नज़रअंदाज नहीं करे। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for listening. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.